नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर। तो अभी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ये लगता है कि अभी उसने किसी कंसल्टेंट को एंगेज कर लिया है, चाहे मुझे चाहे उसको, उसका तो अभी 100% होगा। मैं कुछ ग्राफ बताऊंगा आपको, कुछ कंट्रीज़ का भी, क्योंकि वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन दैट कंट्रीज़। तो इवन उनकी इंटरनेशनल न्यूज़ आती हैं, उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है हम आप तक लेकर आते हैं। रिफ्यूज़ल्स को कोई नहीं दिखाएगा, उसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप हमारे जैसे कंसल्टेंटों के पास नहीं आएंगे। लेकिन एक हमारी ही एक ऐसी एजेंसी है, यहाँ पर हर एक फैक्ट बताया जाता है ओपनली। चाहे मेरे बच्चे का कोई रिफ्यूज़ आया है, चाहे उसका वीज़ा आया है, तो हम आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ताकि आप जब भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस अप्लाई करें तो बोल्डली करें। पहले तो ये तो है नहीं है कि मैं आपको मीठी मीठी बातें बताकर कि सर मेरे ये 10 वीज़े आए हैं और वो 10 वीज़े दिखा के कि आपका भी 100% आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रिफ्यूज़ल केसेस हमारे पास नंबर ऑफ़ आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों को हमारे चैनल देखने के बाद, हमारी वीडियोस देखने के बाद आइडिया हो जाता है कि इनका लेवल कैसा है और किस लेवल पर और कितना फैक्ट बोलते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो अगर आप ओवरस्टे होकर आए हैं, आप डिपोर्टेड हैं, आपके ऊपर बैन लगा है, आप उस कंट्री में गए थे, आपने कोई क्राइम कर दिया, वहाँ से डिपोर्ट कर दिया है, इवन आपको उस कंट्री के अंदर एंट्री नहीं मिल पाई, आप दैट रीज़न डिपोर्टेड हैं। इवन कोई फैमिली रीयूनियन केस था, आपने किसी भी एम्बेसी के अंदर डाला था, लेकिन आपने अपने कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, जहाँ आपने अपनी प्रॉपर वेजेस नहीं बताई, जहाँ आपका पहले मैरिज थी उसका जो डिवोर्स डिक्री साथ में नहीं लगाई। तो बहुत सारे ऐसे रिफ्यूज़ल केसेस हमारे पास आते हैं, तो उनको देखने के बाद हमें इस टाइप की नॉलेज मिलती है। तो आज मैं हर एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई भी केस है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको अभी फर्दर कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हर एक कंट्री के अंदर मतलब 30-40 कंट्रीज़ के अंदर एक दो एप्लीकेशंस तो रहती हैं जब भी हम किसी भी कंट्री के अंदर कोई चीज़ प्रोसेस करते हैं। तो उस कंट्रीज़ में जब डालते हैं तो हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है, हमें भी सीखने को चीज़ें मिलती हैं। तो अभी एक बार गलती होती है तो नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं। जैसे कनाडा की बात करूं तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम है, 50-50 है एक जेन्युइन स्टूडेंट का, 50-50 है एक जेन्युइन स्टूडेंट का। अगर आपके प्रॉपर IELTS है, आप SDS के अंदर आते हैं तो तब भी 50-50 है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आज की डेट में कनाडा फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। चाहे आपकी कोई वीक प्रोफाइल है, चाहे आपकी अच्छी प्रोफाइल है, हर एक बच्चा यही चाहता है कि मुझे कनाडा का वीज़ा मिल जाए। तो USA का भी यही सिस्टम है, इंटरव्यू बेस्ड है, वहाँ का भी यही है, लक है, 50-50 है। हाँ, एक USA में एक ये आपको बेनिफिट है, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आफ्टर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दे विल ग्रांट यू द वीज़ा। अगर आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, आपका अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, आपकी I-20 3-4 यूनिवर्सिटी से आई हुई हैं, तो देन दे विल ग्रांट इट। अगर पहले में रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसमें भी रीज़न यही है कि आपके आपकी प्रोफाइल कैसी है। यूके तो मतलब ये बताऊं कि जब उनको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो तब लंगर लगा देती है। तो जब उनका पेट भर जाता है, पेट तो उनका एक आधे साल के ही अंदर भर जाता है, 3 महीने में 4 महीने में भर जाता है, उसके अंदर ऐसा फुल स्टॉप लगाती हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको भी अफेक्ट करती है। और जो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे होते हैं, जो ऑलरेडी यूके के अंदर पहुँचे होते हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसे न्यू पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर देती हैं विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि अभी हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, तो ये पॉलिसी जो हमने इम्प्लीमेंट की है ये प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। ऐसे ऐसे जब अपने न्यू रूल्स इमिग्रेशन के लाते हैं, हर साल कोई ना कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, तो उसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो ये मैं एक ट्रस्ट वर्दी कंट्री नहीं कहता हूँ, बट एजेंटों ने तो पैसा कमाना है। चल यूके से भी हमें फ़ोन आते हैं, लेकिन अभी जाना है तो आप जाएँ, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन आज का जो वीज़ा सक्सेस रेट है कंपेरेटिवली 70% है, वो दे रहे हैं विदाउट एनी इंटरव्यू, धड़ाधड़ वीज़ा के लंगर्स लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का 50-50 लेकर जाना है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, GT की डेफिनेशन में आते हैं, सारा कुछ अच्छा है तो यू विल गेट इट द वीज़ा।
तो न्यूजीलैंड में डालना है तो कमर्शियल कंट्री है, वी आर अवॉइडिंग कि ना डालो, बट उसका भी वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। बट मैं फिर बता दिया कमर्शियल कंट्री है, फ़ीसें ढूंढ रही हैं कि आने दो फ़ीसें, तो बच्चा फिर डालते हैं। शेंगन के ऊपर आते हैं। शेंगन की हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा सक्सेस रेट 100% है, बट मैं 100% की तब भी गारंटी नहीं देता हूँ अगर आपका वहाँ से एडमिशन्स आ जाता है। मैं नॉर्वे की अगर बात करूं, जहाँ जर्मनी की बात करूं, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से अगर एडमिशन आया है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, तो आप अपील करके भी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके प्रॉपर IELTS है, प्रॉपर परसेंटेज है, लेकिन वीज़ा अफसर अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, तो इसका भी वीज़ा सक्सेस रेट मैं 100% तो नहीं कहूँगा, फिर भी 80-90% है जर्मनी का भी। स्वीडन की बात करते हैं तो इसका प्रोफाइल देखने के बाद बता दूंगा कि अगर आप IELTS के साथ डाल रहे हैं, पंजाब के स्टूडेंट हैं, हरियाणा के स्टूडेंट हैं, तो आपको 90-95% वीज़ा मिल सकता है। इसी तरीके से अगर मैं डेनमार्क की बात करूं, अगर आप कंप्रहेंसिव एक इंटरव्यू दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, IELTS है, तो आज की डेट में जितने भी हमने वीज़ाज़ डाले हैं तो 100% रिजल्ट मिले हैं। तब भी मैं बच्चे को 100% नहीं कहता। नीदरलैंड की बात करूं, ऐसे नंबर ऑफ़, फिनलैंड की बात करूं, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं हमारे पास। अगर वहाँ से आपका एडमिशन आता है तो आपको वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस है। लाटविया है, लथूनिया है, व्हाट्सएवर कंट्री है। अगर मैं जापान की बात करूं, कोरिया की बात करूं, कहाँ पर आपको सिर्फ एडमिशन आना है, वीज़ा नहीं होना है, कहाँ पर एडमिशन आने के बाद आपको 100% 99% वीज़ा मिल सकता है, ये वही बता सकता है जो रिफ्यूज़ल केसेस को डील करता है और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के साथ डील करता है। मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, कनाडा और UK, ये 5 कंट्रीज़ हैं। 5 से रिफ्यूज़ होता है तो उनको कहाँ भेज देते हैं, चलो सिंगापुर, जहाँ साइप्रस, जहाँ उसको माल्टा डालने की कोशिश करते हैं, जब पोलैंड में, तो ऐसे ही उनको सजेशंस दिए जाते हैं। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत काम आता है उसको कहते हैं चल लाटविया डाल ले, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हम ऑलवेज यही कोशिश करते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें विद फैक्ट। अभी मैं ग्रीस की बात करूं, ग्रीस का हमारा जो प्रीवियस जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो 50-60% था। इस साल मैंने 2 बच्चों के वीज़ाज़ डाले हैं रिसेंटली, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही डाले हैं, उन्होंने उनको भी रिफ्यूज़ कर दिए। अच्छा, जो बच्चे गए थे वहाँ पर, जब ये अपने वीज़ा जब उन्होंने ग्रीस में डाले थे, जब सबमिशंस के लिए गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और भी आए हुए थे जिन्होंने अनदर यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में भी डाला था, उनके भी 5-6-7 बच्चों के वैसे ही रिफ्यूज़ कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि दे आर ओवर बिजी, दे आर नॉट बॉदर, दे आर नॉट चेकिंग एनीथिंग। तो ऐसी कंट्रीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना है। अभी ग्रीस का अगर आपका रिफ्यूज़ हो चुका है तो आपको बता सकते हैं कि अभी आपको फर्दर क्या करना चाहिए। इवन मैं लथूनिया की बात करूं, लथूनिया में एक बहुत ही परफेक्ट फाइल हमने डाली नर्सिंग प्रोग्राम में, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अभी ये देखिए कि जो कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। और लथूनिया को मैं ऑलवेज अपनी वीडियोस में पहले भी प्रीवियसली बताया, इवन ग्रीस को भी बताया कि इसमें मत डालो, बट कुछ बच्चे थोड़े डेस्परेट हो जाते, सर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमने जाना है सितंबर इनटेक में, सितंबर इनटेक में देखो। तो तब हम फिर कोशिश करते हैं कि चलो प्रोफाइल ठीक है, IELTS इन्होंने किया हुआ है, तो मे बी, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डाला एडमिशन्स, वीज़ा मिलने के चांसेस फिर भी रिफ्यूज़ल्स हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक बार गलती कर दी है तो नेक्स्ट टाइम हम बच्चे को भी बताते हैं। ये नहीं है कि मुझे तो ये मालूम है कि मेरा तो लथूनिया से एडमिशन आ ही जाना है, मेरे तो 15-20 हज़ार रुपये लिए हरे हैं, मुझे क्या लेना देना, बच्चे का रिफ्यूज़ हो गया, या ग्रीस से आया है, मेरे पैसे हरे हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास। गलती होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मार्केट के अंदर डेली नए एजेंट्स आ रहे हैं, जो आते हैं वो जा भी रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल, पैसा कमाया, सर्कल कमाया, चल भाई, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम हैं बड़े रेस वाले घोड़े, फैक्ट बताते हैं, और हमने इस मार्केट में लंबे समय तक काम करना है। अभी जो आते हैं वो क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं है। UK ने लंगर लगाया हुआ है, तो दे आर नॉट चेकिंग कि पहले मैं बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री चेक करूं कि वो प्रीवियस कंट्री से रिफ्यूज़ तो नहीं है। इवन वो UK से डिपोर्ट होकर आए थे, ओवरस्टे होकर आए थे, ऐसे नंबर ऑफ़ केसेस है। फिर उनकी वाइफ के साथ UK में स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया। अभी उन्होंने बच्चे को भी बैन कर दिया और वाइफ को वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, जब वाइफ को दे दिया बच्चे को बैन कर दिया। तो अभी क्या करेंगे जो स्पाउस के साथ डाल रहे हैं। ऐसी चीज़ें प्रिकॉशंस वही बता सकता है जो इन कंट्रीज़ के साथ बहुत लंबे समय से डील करता रहा है। नॉर्मल रिफ्यूज़ल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल रिफ्यूज़ल्स क्या है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जैसे कनाडा में डाला, 6.5-7 वाले को भी रिफ्यूज़ड हुआ है,
तो वो बच्चों के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। इवन कनाडा में भी कैन रीअप्लाई, आइदर उसके अंदर फाइनल कोर्ट की कोई जजमेंट है कोर्ट करें, या उनको क्वेश्चनिंग करें वीज़ा ऑफिसर्स को कि आपका वे ऑफ वीज़ा ग्रांट करने का क्या पॉलिसीज़ हैं, मुझसे वीक प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहा है, मेरी जैसी प्रोफाइल को रिजेक्ट करें, ऐसे इंटेरोगेशंस भी करते हैं। उनके लिए वी हैव ऑलवेज रेड कार्पेट वेलकम है हमारी कंपनी के अंदर। आप हमारे पास आएँ, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे सकता हूँ। इसी तरीके से जिन बच्चों का रिफ्यूज़ हुआ है, साथ में बैन लगा है। बैन क्यों लगता है? बैन यू आर यूजिंग ए फेक डॉक्यूमेंट। और ऑलवेज हर एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश ना करें। हमारे पास ऐसी वर्ल्ड के अंदर 14-15 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तो बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करना ही नहीं है। तो अनदर कंट्रीज़ को भी मैं कहता हूँ कि डोंट यूज़ करो ही मत। तो उन कंट्रीज़ में वीज़ा डालने से पहले वी आर चेकिंग, क्रॉस चेकिंग करते हैं। इवन आप मुझे अपना एक्सपीरियंस लेटर भी देते हैं, बैंक का भी सर्टिफिकेट देते हैं। हमारा स्टाफ है जो डीलिंग हैंड है, दे आर कॉलिंग टू द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस लेटर हमने उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर लगाना है आपका। इवन बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट आपने दी है, उस बैंक में भी पता करते हैं कि जेन्युइन फंड है या नहीं है। उसमें रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा, आपकी फ़ीस भी वहाँ पर स्टक हो सकती है उन कंट्रीज़ में, अगर वो फेक के कारण आपके वीज़ा को रिफ्यूज़ करते हैं। अगर आपका ऐसा भी केस है, तब भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। उन 100 कंट्री में से अभी आपको हम कहाँ पर दोबारा भेज सकते हैं? ओवरस्टे होकर आए हैं किसी भी कंट्री में, अभी उसके बाद भी आने के बाद आप अभी चाहते हैं कि मैं कुछ फ़ॉरेन में सेटल होना चाहता हूँ, तब भी आपको मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल में मैं आपकी एजुकेशंस देख सकता हूँ, IELTS देख सकता हूँ। जहाँ आपकी एजुकेशन नहीं तो आपके यहाँ पर इंडिया के अंदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ईयरली इनकम क्या है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, उसको देखने के बाद भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। इवन वो बच्चे जो बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं या यहाँ से टूरिज़्म के लिए किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ से डिपोर्ट होकर आ जाते हैं। अच्छा, डिपोर्ट होने के बाद एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं ड्यू टू यू कुड नॉट सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफ, वहाँ पर जो बॉर्डर के ऊपर स्टाफ था इमिग्रेशन का, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं वो भी क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। आप फॉरेन कंट्री में गए थे, जाने के बाद वहाँ में कोई क्राइम किया है, क्राइम करने के बाद आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, तब आपके लिए क्या ऑप्शंस है, तब भी हम आपको बता सकते हैं कि अभी आपको कौन सी कंट्रीज़ में वीज़ा डालने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या आपने सेम कंट्री में जाना है जहां आपने उस कंट्री में अपना वीज़ा डाल रहे हैं, जो कंट्री का डाटा एक दूसरे की कंट्री के साथ शेयर होता है, ये वही बता सकता है जिनको इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज है। आपने अपना कोई फैमिली रीयूनियन केस डाला था, आपकी इंटरव्यू आ चुकी है एम्बेसी के अंदर, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट रही है, दैट रीज़न आपका फैमिली रीयूनियन केस रिफ्यूज हो चुका है, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है कि आप अपना फैमिली रीयूनियन केस किस वे से ले सकते हैं। आपने अपना स्पाउस का ओपन वर्क परमिट कनाडा का डालना है, तब आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। रीसेंट मैरिज है, उनके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि दीज आर द प्राइमरी कंट्री। यूके की बात करूं, कनाडा की बात करूं, यूएसए की बात करूं, आपके लिए ये फर्स्ट टाइम अप्लाई करने का होगा, आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बेसीज जो पिछले 50-50 60-60 साल से काम कर रहे हैं, उसके पास ऐसे डेली केसेस आते हैं। जैसे हमें 14 साल का एक्सपीरियंस है ना, एम्बेसीज को यहाँ पर 50-50 60-60 साल का एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है पंजाबी जहाँ हमारे हरियाणा वाले, जहाँ हमारे गुजराती किस लेवल तक के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। इसी कारण उनके अंदर जेन्युइन लोग भी सफल होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ आते हैं, उनसे हम नॉलेज भी लेते हैं। फॉरेन की जितनी भी कोर्ट्स हैं, उनकी जजमेंटें हमारे पास आती हैं जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन आता है, स्पेशली इमिग्रेशन केसेस के ऊपर, तो वहाँ से हम नॉलेज लेते हैं। उस नॉलेज को हम अपने क्लाइंट तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। रिफ्यूज़ल के ऊपर, रिजेक्टेड केसेस के ऊपर, डिपोर्टेड केसेस के ऊपर, ओवरस्टे केसेस के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ वीज़े पे वीज़ा दिखाने वाला मिलेगा। देख लीजिए। अगर आपको ऐसा कोई टेक्निकल कंसल्टेंट मिलता है जिसको इस लेवल तक का एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूँगा कि उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। बट बिफोर सिलेक्शन ऑफ योर कंसल्टेंट, आप उसका रिव्यू चेक करें। रिव्यू में उसकी एटलीस्ट वीडियोस 8-10 चेक करें, उसका नॉलेज चेक करें कि बस वीडियो ही बांट रहा है, बड़ी बड़ी बातें ही फेंक रहा है, क्या उस लेवल का उसका नॉलेज भी है। उसके बाद यू विल डिसाइड इट। तो ऐसे टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो ब्रोज करके देख सकते हैं।
तो हमारे चैनल के ऊपर मोर देन आई थिंक सो 3000 वीडियोज़ हैं जो ऑल इन्फॉर्मेटिव है। आप उनको भी देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। इवन अगर आपका कोई फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव, आपका सिस्टर ब्रदर, आपके पेरेंट्स किसी भी टाइप के डिपोर्टेड केसेस से इफेक्ट व्हाट्सएवर ओवर से केसेस से प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उनको इस टाइप की वीडियो शेयर करें ताकि वो इन चीज़ों को इनकैश करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।